पूर्णिया में आज जन स्वराज पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सरकार से चुनावी वादों पर जवाब मांगा गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज तक उसकी शुरुआत भी नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि चुनाव के दौरान 10,000 रुपये देकर वोट प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि आगे 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और दी जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जन स्वराज नेताओं ने रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने और नौकरी सृजन के वादे केवल भाषणों तक सीमित रह गए हैं। पार्टी ने महंगाई और आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ती अस्थिरता के कारण लोग पहले से अधिक सोना खरीद रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए गए। जन स्वराज ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और जनता अब जवाब चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार ने की। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव इफ्तिकार आलम मुन्ना, मीडिया प्रभारी जमाल रजा, प्रवक्ता राहुल झा तथा कार्यालय प्रभारी रंजीत राय भी उपस्थित रहे। देखिए, आज जन स्वराज पार्टी पूर्णिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें चूँकि कल जो है आज बिहार जो सरकार बनी है पहले इससे अक्टूबर में, उसके 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इस 6 महीने में सरकार ने क्या किया है, जो वादे किए उनको याद दिलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हर ज़िले में हो रहा है कि आपने जो वादा किया उसका क्या हुआ, क्या उस पर काम हुआ या नहीं हुआ। मुख्य रूप से जो इन्होंने वादे किए थे कि 1 करोड़ महिलाओं को ये 2 लाख रुपया देंगे रोजगार के लिए, उसका क्या हुआ। 1 करोड़ रोजगार देने वाले थे, तो कम से कम 6 महीने में 5 लाख रोजगार तो इनको देना चाहिए, उसका क्या हुआ। बाकी डिटेल में हमारे प्रवक्ता महोदय हैं, ये बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ दिया। अध्यक्ष जी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि नई सरकार के गठन के 6 महीने पूरे हो गए और 6 महीना काफ़ी हो जाता है ये देखने के लिए कि आगे क्या क्या कर सकती है सरकार, इस आधार पर कि उन्होंने पीछे क्या किया। ये सरकार जब बनी थी तो एक मुद्दा बड़ा तेजी से उभरा था कि 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए थे। तो उस समय उन लोगों ने इसके संबंध में अपनी सफाई दी कि ये 10,000 रुपया हम दे रहे हैं और उसके बाद 2 लाख रुपया रोजगार के लिए दिया जाएगा, इसलिए आप इसे इलेक्शन के एवज में दिया गया घूस नहीं कह सकते हैं, महिलाओं के जीवन स्तर सुधारने का एक प्लान कर सकते हैं, एक योजना कर सकते हैं। अगर ये वास्तव में कैबिनेट से पास होके एक योजनाबद्ध तरीके से होता तो फिर 2 लाख रुपया दिया जाता उन महिलाओं को, या कम से कम अगर अभी नहीं दिया जा रहा है और आगे दिया जाता तो ये किया जाता सरकार के द्वारा कि उन्होंने कहा था उस समय में कि इस 10,000 रुपये का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने 10,000 रुपये का क्या उपयोग किया है, उसके बाद उनको 2 लाख रुपये अग्रिम के रूप में दिया जाएगा, ऋण के रूप में काम करने के लिए। अभी तक सरकार के तरफ से ऐसी कोई कार्य योजना, ऐसी कोई पहल नजर नहीं आई है जिसमें इस बात का जांच हो या इस बात को देखा जाए कि उन 10,000 रुपयों का महिलाओं ने क्या किया और आगे किस आधार पर 2 लाख का ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में बिल्कुल मौन है सरकार। तो सीधी सी बात है, इसका अर्थ ये निकलता है कि आपने वोट खरीदने के लिए वो 10,000 रुपये लोगों को दिया था और लोगों ने अपना मत आपको दे दिया, उसके बाद कहानी खत्म, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पहला ये मुद्दा हम लोगों को सरकार से पूछने का है। दूसरा मुद्दा, बड़े जोर शोर से चुनावी सभाओं में 5 साल में आप 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे। उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो मोटा मोटी 1845 रोजगार प्रतिदिन होना चाहिए। 6 महीना हो गया, अगर मोटा मोटी गणित लगाए तो 9 लाख रोजगार आप अभी तक आप दे दिए होते, सृजित कर दिए होते। ठीक है, 100% आपकी सफलता नहीं हो, लेकिन 1,00,000-2 लाख भी रोजगार आप दे दिए होते, 50,000 भी आपने पद सृजित कर दिया होता तो आगे की आशा होती कि नहीं, आप अपनी चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक, आप अपने चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक एक भी पद आपने सृजित नहीं किया है। क्या समझा जाए? ये आपकी विफलता समझी जाएगी या ये समझा जाएगा कि वो जो 1 करोड़ रोजगार देने का आपका घोषणा था, आपके घोषणा पत्र में जो बातें लिखी गई थी, वो एक चुनावी वादा था, एक चुनावी स्टंट था और आपने जनता के साथ धोखा किया। दूसरा, यहां काम करने लायक जो युवा हैं उनके
एग्जैक्ट डाटा के मुताबिक मात्र 23.45% को ही बिहार की सरजमी काम देने में सक्षम है, और रेस्ट ऑफ 76% से ऊपर जो है 76.55% का ये रेशियो होता है, उनको बाहर जाके काम करना पड़ता है। तो ये जो आपके 15 साल की सुशासन की सरकार, ये जो आप कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, और पुनः इतने अपार बहुमत से जीती गई ये सरकार की कार्य प्रणाली में ये जो कौशल विकास, ये प्रतिभा समुन्नयन इत्यादि तरह के जो आपके कार्यक्रम क्या सिर्फ कागजों पर चल रही है, इसका रिजल्ट क्या आया, इसके संबंध में आपने कोई श्वेत पत्र अभी तक जारी नहीं किया कि आपके कौशल विकास कार्यक्रम का क्या रिजल्ट आया, जबकि आज भी आपके 3/4 से ज्यादा युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, और यही जनस्वराज का मुख्य चुनावी मुद्दा भी था, पलायन। हम लोगों को यहां से बाहर जाना पड़ता है। तो इन मुद्दों पर उसके बाद आप देखिए कि विगत 4 सालों से क्राइम का कोई डाटा जारी नहीं हुआ है, कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया। यहाँ अपहरण की क्या स्थिति है, यहाँ डकैती की क्या स्थिति है, यहाँ हत्याओं की क्या, यहाँ के क्राइम का ओवरऑल क्या स्थिति है, ये आंकड़ा जारी नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। क्यों? अगर सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी आपको यह आंकड़ा जारी करना चाहिए कि हमारा बिहार सुरक्षित है, निवेश आकर्षित होगा, और अगर नहीं है तो भी आपको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये भी एक समस्या पड़े आने की बात है। समूची की समूची व्यवस्था उलझी हुई है राजनीतिक क्रियाकलापों और संवेदनशील मुद्दों को आगे बढ़ाने में, जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने में, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर ध्रुवीकरण करने के प्रयास में विकास के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति पीछे छूट रही है, शिक्षा की स्थिति बहुत पीछे छूट रही है। शिक्षा के नाम से हमें याद आया एक मुद्दा जो मैं आप लोगों को कहना अभी भूल रहा था कि सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट बिहार में ही है। बिहार में 29% बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाद ड्रॉप कर जाते हैं। बिहार में 34% से ज्यादा बच्चे 44% से ज्यादा बच्चे हाई स्कूल के बाद ड्रॉप कर जाते हैं। और उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है, अगर जाते भी हैं तो क्या होता है, शायद अगर मेडिकल के क्षेत्र में तो मैं ये स्थिति देखता हूं कि अगर बिहार के किसी एकाध अगर पटना जैसे कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो बिहार के किसी कॉलेज से पढ़ाए डॉक्टरों को अगर वो बाद में अपनी दिल्ली वाली डिग्री वगैरह नहीं जोड़ेंगे तो मरीज मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उच्च शिक्षा की तो यही स्थिति है, उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग की यही स्थिति है। तो आखिर ये सरकार जो इतने बड़े बड़े वादे करके आई थी उसने किया क्या और कर क्या रही है, ये कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। आज का मुख्य उद्देश्य है जो हमारा अभी बिहार का जो नवनिर्माण अभी जो सरकार बना है, 6 महीना हो चुका है विगत, अभी तक कोई काम का इसकी सफलता नहीं दिख रहा है। हम लोग इसका बारे में पूछना चाह रहे हैं, जो कह करके आप सरकार में आए उस चीज़ को आप धरातल में उतारिए। अगर धरातल में नहीं उतरता है, जैसे 10,000 का प्रलोभन दे करके आपने सरकार में आया, सरकार में आने के बाद आप कहे थे कि 1,90,000 हम देंगे। अगर आप नहीं देते हैं, हम गांव-गांव जा करके, घर घर जा करके सभी उस लाभुक जो 10,000 पाए हैं और 1,90,000 पाने वाले हैं, हम लोग जा करके पूछेंगे और उनको उनका हक दिलाने का काम करेंगे। अगर सरकार इससे पीछे वंचित होता है तो हम लोग एक आंदोलन का रूप लेंगे, समाज को इकट्ठा करके रोड पर उतरेंगे और सबको अपना अपना हक दिलाने का काम करेंगे। जो कल वो 10,000 दे करके वो अपना सरकार बना लिए, आज वो 1,90,000 देने में असमर्थ बता रहा है। जो 1 करोड़ नौकरी देने की बात कहा था, अगर 1 करोड़ नौकरी नहीं दे रहे हैं तो हम युवाओं को लेकर के सड़कों में आएंगे, पूछेंगे सरकार से कि तुम्हारा नौकरी गया कहाँ। आप अगर नहीं दे सकते हो तो आपने उस समय प्रलोभन क्यों दिया। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर है आप सबको से वंचित नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। इस लॉ एंड ऑर्डर से देश जिस तरह से धरातल में जा रहा है, इसको बचाने का काम करने का काम हम लोग जनस्वराज मिलकर करेंगे। आगे और कोई पूछना हो तो बताइए। हम लोग इसी प्रेस के लिए हम लोगों को बुलाए थे, हम लोग को बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है ये बचत कमेटी की और कई समस्याएं हैं जिसको लेकर लोगों से, देखिए ये विफलता छुपाने के लिए वो इन्होंने ऐसा किया। आज अगर यदि हम लोग का तेल रशिया से मिलता रहता या हम लोग जिस तरह से पहले हम लोग ईरान से तेल लेते थे, अगर लेते रहते, हम अमेरिका बात नहीं सुनते तो हम लोगों का कहीं कोई कष्ट था ही नहीं। रही सवाल सोना खरीदने का, मेरे भाई सोना हम खरीदें या ना खरीदें, आप प्रधानमंत्री हो, आप देश चलाते हो, आप मना कर रहे हो। तत्काल मान गए कि हम सोना नहीं खरीदेंगे।
इससे क्या हो जाएगा, देश को इससे क्या हो जाएगा। एक वर्ग तो कह रहे हैं कि उन्नति होगा, क्योंकि विदेश से आप सोना लाते हैं, यही ना कि हमारा खजाना खाली हो रहा है। भाई साहब 100 पार हो रहा है डॉलर का, $1 में अभी मेरा 100 रुपया पार होने जा रहा है। आप उसके लिए क्या किए हैं? कल भी सोना खरीदा जाता था, आज भी सोना खरीदा जाता है। कल भी डीजल पेट्रोल खरीदा जाता था, आज भी डीजल पेट्रोल खरीदा जा रहा है। ये गिर क्यों रहा है हमारा रुपया? ये आप बताइए ना। आपका विफलता का आप आड़ में आप कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, आप कह रहे हैं कि तेल मत चलाओ। हम क्या करें बताइए।